नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से होगा शुरू। 29 दिसंबर तक चलेगा सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करते हुए कहा कि 23 दिनों के संसद के शीतकालीन सत्र में होंगी 17 बैठकें। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गौरव द्विवेदी ने भारत के लोक प्रसारक प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संभाला पदभार। इनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। वाराणसी में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाश मारे गए। क्राइम ब्रांच का एक आरक्षी गोली लगने से हुआ घायल। दोनों बदमाश बिहार के एक जेल से हुए थे फरार। यातायात माह में प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। बाराबंकी में यमराज के किरदार में युवाओं ने लोगों को समझाया यातायात के नियम। बहराइच में निकाला गया पैदल मार्च। और निजी स्कूलों की तर्ज पर केंद्रीय विद्यालयों में भी बाल वाटिका नाम से प्री प्राइमरी कक्षाओं की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई शुरुआत। अगले शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई सभी विद्यालयों में शुरू करेगा बाल वाटिका। और अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक 17वीं लोकसभा का 10वां सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और सरकारी कामकाज के अनुरूप ये 29 दिसंबर को समाप्त हो सकता है। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करते हुए कहा कि संसद का शीतकालीन 23 दिनों तक चलेगा और इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। जोशी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में सत्र के दौरान विधायी कार्य सहित अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा की उम्मीद की जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से बजट पूर्व बैठकें शुरू करेंगे। वित्त मंत्री आज उद्योग जगत के नेताओं और बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ परामर्श करेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 2023 से 24 के बजट बनाने में वित्त धारकों से सुझाव के लिए सीतारमण आभासीय माध्यम से बैठकें करेंगी। 22 नवंबर को वित्त मंत्री कृषि और कृषि प्रसंस्करण उद्योग वित्तीय क्षेत्रों और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों से मिलेंगी। 24 नवंबर को स्वास्थ्य, शिक्षा और जल और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा सेवा क्षेत्र और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलेंगी। श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों और अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक 28 नवंबर को होगी। इन सुझावों पर 2023 से 24 के बजट में गौर किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, जो 2017 से पहले देश के अंदर बीमार राज्य के रूप में जाना जाता था, अब देश में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है और ये टीम भावना से ही संभव हुआ है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में लोक भवन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नव चयनित 1354 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 5.5 वर्षों में कई कदम उठाए, जिससे विकास के बेहतर परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे अच्छे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग प्रदेश में हैं। फिर प्रदेश का नौजवान प्रदेश से पलायन क्यों करेगा? मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास पहले से एक क्षमता है, लेकिन उसे सामने लाने का ईमानदारी से प्रयास नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई जगहों से लॉकडाउन के दौरान भेदभाव होने पर हमारे प्रदेश के श्रमिक वापस आए। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में आपदा को अवसर में बदलते हुए उनकी स्किल मैपिंग कराई और उन सभी को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के साथ ही प्रदेश में ही रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में आम जनता के इलाज में नर्सिंग स्टाफ के योगदान की सराहना की। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 1354 स्टाफ नर्सेज का एक साथ चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पारदर्शी तरीके से करने के उपरांत आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले आप सभी को इसके प्रति हृदय से बधाई देता हूं। विगत 5 वर्ष के दौरान
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवाओं में एक पारदर्शी और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के माध्यम से 5 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने शासकीय सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रदेश के अंदर प्रदेश के युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया के माध्यम से जो सम्मान प्राप्त हुआ, तो उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ भी प्रदेश को मिलता हुआ दिखाई दिया। जो प्रदेश पहले देश के अंदर एक बीमारू राज्य माना जाता था, यानी यहां मनुष्य ही बीमार नहीं था, प्रदेश स्वयं ही बीमार था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वही उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के उद्घाटन के दूसरे दिन रविवार को लगभग 300 तमिल भाषी छात्र छात्राएं श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। इन दक्षिण भारतीय विद्यार्थियों का मंदिर प्रशासन की ओर से डमरू वादन, पुष्प वर्षा और स्वस्ति वाचन के साथ भव्य स्वागत किया गया। सभी छात्र छात्राओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। इसके उपरांत श्री काशी विश्वनाथ धाम की अलौकिक छवि को निहारा। श्री काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने सभी छात्र छात्राओं को इस भव्य धाम के बारे में जानकारी दी। अलग अलग भवनों की उपयोगिता के बारे में बताया। बाद में सभी आगंतुकों को गंगा घाट पर ले जाया गया, जहां बने भव्य प्रवेश द्वार और काशी के महत्व के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के ट्रस्टी वेंकट रमन घनपाठी ने सभी छात्र छात्राओं को तमिल भाषा में संबोधित करते हुए मंदिर के निर्माण और इस भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम के पुनरुद्धार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दी। श्री काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के पश्चात सभी दक्षिण भारतीय विद्यार्थियों ने माता अन्नपूर्णा का दर्शन पूजन किया। दर्शन के उपरांत सभी छात्र छात्राओं को श्री काशी विश्वनाथ धाम की भोगशाला में पकाए गए दक्षिण भारतीय व्यंजनों का प्रसाद वितरित किया गया। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गौरव द्विवेदी ने भारत के लोक प्रसारक प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ संवर्ग के 1995वें बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गौरव द्विवेदी ने सोमवार को अपना पदभार संभाला। इससे पहले गौरव द्विवेदी सरकार के नागरिकों से संबंधित संवाद मंच माइक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। कार्यभार ग्रहण करने के पहले प्रसार भारती सचिवालय में अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। लखनऊ में चल रहे चीफ जस्टिस सेमिनार के तहत कल देर शाम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपम और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग नृत्य और नाट्य की प्रस्तुति की। कार्यक्रम के आयोजक जगदीश गांधी ने कहा कि हर वर्ष की भांति चीफ जस्टिस सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरी दुनिया से आए चीफ जस्टिस भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और शिक्षा और विश्व शांति को लेकर इस सेमिनार में चर्चा की जा रही है। भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। दूसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि यदि संसार के विभिन्न देशों में आपसी मतभेद हो जाए तो उनका निपटारा आर्बिट्रेशन से हो, न कि आर्मामेंट से, न कि आर्मी से, न कि युद्धों से। तीसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व के लिए एक कानून बने और सभी राष्ट्र उसका सम्मान करें। वाराणसी के थाना बड़ा गांव क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई एक मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच का एक आरक्षी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि तीसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। बदमाशों के पास से एक पिस्टल और एक 32 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है। उनके पास से एक काले रंग की बाइक, मोबाइल फोन और कुछ संदिग्ध कागजात भी बरामद हुए हैं। बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर शातिर बदमाशों की गतिविधियों को
पता करने के लिए वाराणसी कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच और बड़ा गांव पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से घेराबंदी की थी। इस दौरान बदमाशों ने अपने को घिरता देख पुलिस टीम पर कई राउंड फायर किए थे। वाराणसी कमिश्नरेट के थाना रोहनिया अंतर्गत एक उपनिरीक्षक को घायल करके कुछ बदमाशों के द्वारा उनकी सर्विस पिस्टल 9mm ब्राउनिंग लूट ली गई थी। इस घटना को उत्तर प्रदेश शासन ने और डीजीपी महोदय ने अत्यंत गंभीरता से लिया था। उनके मार्गदर्शन में विशेष टीमों का गठन किया गया था। ये टीमें लगातार इन बदमाशों के लोकेशंस को ट्रेस कर रही थी। आज प्रातः थाना बड़ा गांव अंतर्गत वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और बड़ा गांव पुलिस की टीम की संयुक्त ऑपरेशन में इन बदमाशों को घेरा गया था। बदमाशों ने पुलिस के घेरे को तोड़कर पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जहां तक मौके की जानकारी है, मौके पे एक बाइक बरामद हुई है। इसके अलावा एक 9mm ब्राउनिंग पिस्टल बरामद हुई है और एक 32 बोर की एक ऑटोमेटिक फैक्ट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है। इस कार्रवाई में पुलिस के एक जवान को भी गोली लगी है, जिनको भी इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया जा चुका है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 75 रेडियो माइंड्स ऑफ टुमारो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन में कहा कि इस देश में दूर दराज के इलाकों से युवा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम से प्रतिभागियों को नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही भारत में युवा नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। भारत दुनिया के शेष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात पुलिस लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम समझाने के लिए नए प्रयोग करती रहती है। ऐसा ही एक अनोखी पहल बाराबंकी में की गई, जहां लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए और नियमों का पालन कराने के लिए यमराज को उतारा गया। बाराबंकी शहर की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस के साथ ही यमराज के किरदार में युवाओं ने लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम समझाए। इतना ही नहीं, इस दौरान जो लोग नियमों का पालन करते नजर आए, उनको लंबी उम्र का आशीर्वाद भी यमराज ने दिया। इस दौरान 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के साथ सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देखिए, यातायात माह चल रहा है और इस माह में आज विश्व दुर्घटना पीड़ित दिवस भी है, जिसमें दुर्घटना पीड़ित परिजनों के साथ संवेदना व्यक्त करना और इन सब चीज़ों के साथ एक कार्यक्रम किया जाना ताकि लोगों में जागरूकता फैले। उसी जागरूकता के क्रम में आज हमने अपने एक सहयोगी को, जो TCS कंपनी में काम करते हैं, विशेष इंजीनियर हैं, उनको बुलाया ताकि लोगों में जागरूकता हो कि सड़कों पर दुर्घटना के रूप में जो मौत नाच रही है उसका एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया ताकि लोगों को एक भय हो। साथ ही साथ जो भीड़ है जनता की, उसमें एक आकर्षण भी पैदा हो ताकि लोग जो हमारी जो यातायात नियमों की जो बोरिंग वाली प्रवचन है, जो बातें हैं, लोग उसको सुनने के लिए आकर्षित हो, एकत्र हों। और यही आज प्रयास किया गया है। और मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि सड़कों पर मौतें अनावश्यक हो रही हैं, हमारी लापरवाही से हो रही है। कृपया सभी लोग हेलमेट लगाएं। बहराइच में मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पुलिस, परिवहन और यातायात विभाग विभिन्न तरीकों को अपनाते हुए लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने में लगा हुआ है। शहर के गली चौराहों पर पैदल मार्च कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों और बैनर के माध्यम से लोगों को यातायात के नियम समझाते हुए सुरक्षित यात्रा के लिए जागरूक किया जा रहा है। आरटीओ, परिवहन और पुलिस के अधिकारी विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं को क्लासरूम में एक लेक्चर के माध्यम से भी सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दे रहे हैं। यातायात माह के तहत जनपद में चीनी मिलों तक गन्ना ढोने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली में सुरक्षा उपकरणों को लगाने का भी अभियान चलाया जा रहा है।
बच्चों को एक शपथ दिलाई गई है कि अपने परिवार से ही जो भी भाई, चाचा, पिता, माता जो भी वाहन स्कूटी चलाते हैं वो बिना हेलमेट के घर से न निकलें। निजी स्कूलों में ही प्री प्राइमरी यानी नर्सरी और केजी कक्षाओं की पढ़ाई होती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका नाम से प्री प्राइमरी कक्षाओं की शुरुआत कर दी है। पायलट प्रोजेक्ट तौर पर देश भर के 49 केंद्रीय विद्यालयों में 3, 4 और 5 साल के बच्चों के लिए बाल वाटिका की शुरुआत हो गई है। सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों में बाल वाटिका शुरू करने की घोषणा की है। खेलते कूदते और गानों की धुन पर नाचते गाते ये बच्चे हैं नई दिल्ली के रोहिणी स्थित केंद्रीय विद्यालय के। यहाँ पर 3 से 5 साल के बच्चों की कक्षाएं लगी हैं। ये बच्चे हैं बाल वाटिका 1, 2 और 3 के। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश भर के 49 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका की शुरुआत की है। मकसद है खेलकूद और अन्य रोचक क्रियाकलापों के जरिए 6 साल से कम उम्र के बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान देना। We are not focusing on the textbooks. We are more focusing on this social environment, what they are learning from the environment. That is more important for them. So we are not focusing on the reading, writing. जो पहले बच्चा करता था कि लिखना पढ़ना, that is not important for us. The more important is that we should make them a good human being, so that they should get inculcate good moral values from us. हमें अगर जो भी पढ़ाना है वो हम स्टोरी के थ्रू पढ़ा रहे हैं और राइम के थ्रू पढ़ा रहे हैं, एंड प्ले वे एक्टिविटी एंड मॉन्टेसरी ऑपरेटर्स का भी यूज हम कर रहे हैं इसके अंदर, एंड गेम्स वगैरह जो भी हमें पढ़ाना है वो स्टोरी से एंड राइम से ही पढ़ाना है। बिकॉज जो बच्चे का माइंड है वो अपनी दुनिया में होता है, हमें उनकी दुनिया में जाकर उन्हें पढ़ाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार प्री प्राइमरी शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। इसी के तहत नर्सरी और केजी कक्षाओं की तर्ज पर केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका की शुरुआत की गई है। हम इन पर बोझ नहीं डाल रहे हैं, इनको बच्चों को ये महसूस कराते हैं कि ये आपके घर जैसा माहौल है। यहाँ बच्चे खेलते कूदते हुए उनको पढ़ाया जा रहा है और जितनी चीज़ें उनको सिखाई जानी चाहिए, मैनर्स हैं, कटसी हैं, बोलने के तरीके हैं, बैठने उठने का ढंग है, ये सारी चीज़ें हम उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं और उनके एक बच्चे अच्छे से ग्रो कर सके, उनका एक स्मार्ट जो किड्स होते हैं उनको बनाने में हमारा ये श्रेय जाएगा। बाल वाटिका में बच्चों को पढ़ाने का तरीका सरकार की उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम के मसौदे पर आधारित है, जिसमें स्कूल बैग और किताबें शामिल नहीं हैं। NCERT बाल वाटिका कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। एज मदर टीचर विद अफेक्शन वी टेक केयर ऑफ देम, और उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, हाइजीनिक हैं, बहुत सारे पोलाइट वर्ड्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बच्चों को स्टोरीज के थ्रू, सम गेम्स वी हैव कि बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे लाना है। बिकॉज छोटा बच्चा है, उसको डिसिप्लिन का मतलब ही नहीं पता होता, बट उनकी जो एक लिसनिंग पावर है, जो स्किल्स होती हैं हमारी स्पीकिंग लिसनिंग की स्किल्स, वो हम डेवलप करते हैं विद गेम्स। बेसिकली हमें बच्चों को पूरी तरह इन्वॉल्व रखना है। जो हम पढ़ा रहे हैं वो खुद उनके थ्रू गो थ्रू हो चुके हैं, इस वजह से उनको मतलब हमें इन्वॉल्व करके पढ़ाना है। जो भी एक्टिविटी हम कराते हैं उनके साथ वो हैबिचुअल हो जाएं, आगे वाली जैसे अपनी डे टू डे लाइफ है उनकी, उसमें वो सरवाइव कर सकें। ऐसा माना जाता है कि बच्चों का 85% से अधिक दिमागी विकास 6 साल तक की उम्र में ही हो जाता है। ऐसे में बाल वाटिका की शुरुआत बच्चों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार लगातार अपना असर बनाए हुए है। अस्पतालों में बुखार के मरीज लगातार जांच और इलाज के लिए जगह जगह पहुंच रहे हैं। रविवार को लखनऊ में 47 डेंगू के मरीज मिले और बीते दिनों की रोजाना के मरीजों की संख्या भी 40 से अधिक बनी हुई है। लखनऊ में सबसे ज्यादा मरीज ऐशबाग, आलमबाग में, चंद्रनगर और अलीगंज में पाए गए हैं। आम लोगों की शिकायत है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें फॉगिंग करने में लापरवाही बरत रही हैं। दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों में 16 घरों में मच्छर जनित स्थितियां पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने गृह स्वामियों को नोटिस जारी किया है। ललितपुर जनपद के अरुण ने कृषि में स्नातक की डिग्री लेने के बाद बाहर जाने की बजाय अपने ही जनपद के किसानों को साथ लेकर मसाला उत्पादक संगठन बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत योजना से जुड़ने के बाद
उन्होंने अदरक और हल्दी के लिए मशहूर ताल बेहट की मंडी से जुड़े 400 से अधिक किसानों को मसाला उत्पादन के लिए प्रेरित भी किया। ताल बेहट की मिट्टी और जलवायु के विशेषज्ञ अरुण कुशवाहा के इन प्रयासों के चलते ही आज कड़ेश्वरा कलाग्राम सहित सैकड़ों किसान हल्दी की जैविक खेती के साथ साथ मसाले के प्रसंस्करण में भी आगे आने लगे हैं। अरुण के वोकल फॉर लोकल अभियान से जुड़कर किसानों की हल्दी पाउडर की मांग आज बबीना, झांसी सहित ललितपुर के स्थानीय बाजारों में भी हो रही है। लगभग हमारे 300 से 400 किसान हल्दी पर काम कर रहे हैं और हम लोग इस साल एफपीओ के माध्यम से एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के विचार में है और हो सकता है इस साल हम लोगों की 2 या 3 महीने में यूनिट तैयार हो जाएगी। पहले हल्दी अदरक लगाते थे, पहले हमें कोई लाभ नहीं मिला है, घाटों ही घाटों खाया है। अब हल्दी को खेती करके उसको मंडी पे बेचना बंद कर दिया, घर उबाल करके उसको सुखा के पीस के पाउडर बना के मैंने बेचा है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा लाभ मिली। यहाँ 10-12 रुपया किलो देते थे गीली वाली और पीस के पाउडर बेचते हैं तो 180 रुपया किलो में हमने बाजार में बेचा है। इसमें हमने किसानों को अपने साथ जोड़ते हुए उनको मसाले की खेती के लिए प्रेरित कहते हुए जिसमें हमने हल्दी लिया है और हल्दी में किसानों को उन्नत बीज कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे उनके जैविक खेती की तरफ उनको ले जाया जाए और किस तरह से उनको फसल की अधिक से अधिक मूल्य दिलाकर उनको लाभ पहुंचाया जाए, इसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव और जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत महोबा जिला चिकित्सालय में तंदुरुस्त बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल शामिल हुए। कार्यक्रम में स्थायी स्टाफ नर्स के लिए चयनित हुई 6 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए, जिन्हें पाकर उनके चेहरे खिल उठे। साथ ही कार्यक्रम में अबोध बालकों को तंदुरुस्ती किट वितरित करने के साथ साथ महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी की गई है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और निरोग रखना है, जिसके लिए सरकार द्वारा जागरूकता के लिए ऐसे जन जागरूक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जितनी जो अगली पीढ़ी है, छोटे बच्चे हैं, वो तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। और क्योंकि हमेशा माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है और जब मस्तिष्क अच्छे से काम करता है तो उसकी जो जिस देश के पास इतनी बड़ी जनसंख्या हो, 130 करोड़ की आबादी का देश है, अगर आने वाली पीढ़ी अगर तंदुरुस्त और स्वस्थ और शिक्षित रही तो हमारा देश दुनिया का सिरमौर बनेगा। इसके लिए हम लोग ये स्वस्थ बालक बालिका तंदुरुस्त बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन कर रहे हैं। मेरे एक कठिन परिश्रम था जो कि मैंने आज पूरा कर लिया है और मुझे इससे रिलेटेड बहुत खुशी हो रही है। मेरे मम्मी पापा का इसमें बहुत सहयोग रहा है, तो मैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने फ्रेश भर्ती की है, जिससे कि हम लोगों को बहुत खुशी। लंबे इंतजार के बाद अब ठंड का मौसम प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपना असर बढ़ाने लगा है। सवेरे और शाम को सर्द हवाओं के साथ ही कहीं कहीं कोहरे के चलते सड़कें अपेक्षाकृत सूनी दिखाई देने लगी हैं। लोग गर्म कपड़े पहनकर और आग जलाकर ठंड से राहत पाने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले समय में कोहरे का प्रभाव कई जगह पर बढ़ सकता है और बर्फीली हवाओं में भी तेजी आएगी। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते मौसम के लगातार ठंडे होने की संभावना बढ़ रही है। मौसम विभाग ने सवेरे कोहरा जारी रहने और दिन में आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। लखनऊ में आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हौसला संस्था द्वारा आज केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 400 से अधिक दिव्यांग बच्चे विभिन्न खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। आज इस प्रतियोगिता के उद्घाटन सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों की खेल के प्रति रुचि देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि इन बच्चों के हित के लिए वो अपनी निधि से 10 लाख रुपए का सहयोग करेंगे। बच्चों
की और बढ़ोतरी हो और इन्हें खेलने के अवसर मिले, इसके लिए मैंने इनसे अनुरोध किया है कि मैं अपने पास से भी निधि से भी 10 लाख रुपए दूंगा, स्टेडियम इनका बनवाएं, हॉस्पिटल्स में जो इनको फैसिलिटीज़ चाहिए उसको बढ़ाएं, साथ में इनको जो भी CSR से या सरकार से इन बच्चों को जो भी आवश्यकता हो उन चीज़ों को हमारे समक्ष लाएं और इन बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। इन बच्चों ने देश का नाम रोशन किया है, पैरा ओलंपिक्स में 19 मेडल जीत के भारत का नाम रोशन किया है। ये बच्चे सभी वंदनीय हैं। 70-80 कैटेगरी में ये गेम्स ये आयोजित किए जाएंगे और बच्चे बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत अच्छा है कि इस दिव्यांग कैटेगरी में भी इतने बच्चे उत्साही हैं और उनके कोचेज, इंस्ट्रक्टर्स सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज विश्व मत्स्य पालन दिवस है। इसका लक्ष्य मत्स्य भंडार की स्थिरता और स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र सुनिश्चित करने के लिए विश्व में मछली प्रबंधन के तरीकों में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करना है। मत्स्य पालन विभाग स्वास्थ्य महासागर पारिस्थितिक तंत्र और सतत मत्स्य पालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दमन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। सरकार इस मामले में पिछले 3 वर्षों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को सम्मानित करेगी। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक प्रदर्शनी और प्रौद्योगिकी के सत्र आयोजित किए जाएंगे। विश्व के शर्म अल शेख में हानि एवं क्षति समझौतों पर सहमति के ऐतिहासिक फैसले के साथ संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया, लेकिन सभी जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल बंद करने समेत अन्य अहम मामलों पर स्कॉटलैंड में 1 साल पहले हुए समझौते की तुलना में बहुत कम प्रगति देखने को मिली। ऐतिहासिक समझौते पर सहमति बन गई, जिसके तहत जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के लिए गरीब देशों को भुगतान किया जाएगा। वार्ताकार हानि और क्षति कोष गठित करने पर सहमत हो गए हैं। वार्ताकारों का मानना है कि कोष जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील विकासशील देशों को हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगा। इस फंड के जरिए जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी। ये सौदा बड़े समझौते का हिस्सा है और लगभग 200 देशों के वार्ताकारों ने इसे लेकर मतदान किया है। विकसित देश ऐतिहासिक रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख तौर पर जिम्मेदार माने जाते हैं और आने वाले समय में उन्हें इसका भुगतान करना होगा। इसी डर से अमीर देश अब तक इस कोष के गठन पर चर्चा के आयोजन का विरोध करते रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में पाकिस्तान, नाइजीरिया और अन्य जगहों पर बाढ़ के प्रभाव ने जलवायु संतुलन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस COP में नुकसान और क्षति को दूर करने वाला जो कोष स्थापित करना फैसला किया गया है वो ऐतिहासिक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि निर्बल देशों के लिए मुआवजे की ऐतिहासिक घोषणा इस जटिल चुनौतियों से निपटने। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से होगा शुरू। 29 दिसंबर तक चलेगा सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करते हुए कहा कि 23 दिनों के संसद के शीतकालीन सत्र में होंगी 17 बैठकें। वरिष्ठ IAS अधिकारी गौरव द्विवेदी ने भारत के लोक प्रसारक प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संभाला पदभार। इनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। वाराणसी में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाश मारे गए। क्राइम ब्रांच का एक आरक्षी गोली लगने से हुआ घायल। दोनों बदमाश बिहार की एक जेल से हुए थे फरार। यातायात माह में प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। बाराबंकी में यमराज के किरदार में युवाओं ने लोगों को समझाया यातायात के नियम। बहराइच में निकाला गया पैदल मार्च। और निजी स्कूलों की तर्ज पर केंद्रीय विद्यालयों में भी बाल वाटिका नाम से प्री प्राइमरी कक्षाओं की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई शुरुआत। अगले शैक्षणिक सत्र से CBSE सभी विद्यालयों में शुरू करेगा बाल वाटिका। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।